नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक तत्वर्तम और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी जुड़ गए हैं। तो बाजार में नए शिखर में से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन अभी भी निफ्टी करीब 250 अंक ऊपर। आज निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों का रिकॉर्ड बना है। और अमेरिकी फेड ने जिस तरह से ब्याज दरों में कटौती की है, तो दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल बना है और उसमें भारतीय बाजार भी कर रहे हैं पार्टी। तो नए रिकॉर्ड बने हैं। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे 53,400 के ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अभी भी 350 अंकों के आसपास की तेजी है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी के ही संकेत दे रहे हैं। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और अपने एक्सपर्ट से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार की तेजी क्या ये टिकेगी या फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। एक बड़े एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, बड़े फंड मैनेजर के बाजार को, जिनको आप रोज देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज शानदार तेजी। ऑटो स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईटी में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन डिफेंस में बढ़िया तेजी। मेटल, माइनिंग, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो बाजार को बढ़िया मजबूती देने काम कर रहे हैं। और वायदा में एस्कॉर्ट्स का शेयर है 6-6.5% ऊपर। एमएनएम के शेयर में भी 4% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और ये शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी है। तो बाजार की चाल को जरा समझते हैं। आज तो पूरा का पूरा जोश है। और देखिए, खास बात यह है ना कि आज शुक्रवार है। अमूमन होता यह है कि शुक्रवार को थोड़ा सा साइडवेज मूव होता है या फिर ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आती है। आज भी थोड़ी सी जरूर आई है, लेकिन अभी भी जो स्ट्रेंथ है बाजार की ना, उसको बखूबी बाजार ने बरकरार रखा है। 25,800 के भी हमने दर्शन किए हैं आज निफ्टी पर और सेंसेक्स निकला है 84,500 के ऊपर भी। लेकिन जरा डिम्पी समझते हैं कि वायदा के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। डिम्पी, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार दिन आज का। तीनों इंडेक्स एक साथ रिकॉर्ड बनाए। मतलब ऐसा पिछली बार कब हमने देखा मुझे तो याद नहीं है। आप बताइए, संकेत क्या मिल रहे हैं आंकड़ों से? कि ये बात सच है कि मार्केट के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है, लिक्विडिटी है, मार्केट के पास ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट है, चर्निंग है, बड़े शेयरों का दबदबा है बाजार के अंदर। ढूंढने पर अगर आप जाएंगे तो वैल्यूएशन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा कि जो थोड़ी बहुत आपको लगता है कि हम इतना महंगा क्यों खरीद रहे हैं। फिर उस पर भी डिबेट हो सकती है वैल्यूएशन पे भी कि वैल्यूएशन कौन सी अच्छी मानी जाए। क्या ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर भी पीई रेशो कहीं मैटर करती है? क्या पुराने से हम कंपेयर कर सकते हैं? बाजार का साइज़ तो बहुत बड़ा हो चुका है, तो क्या पुराने वाले पीई को आज भी एप्लीकेबल माना जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे डिबेटेबल इशू हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मार्केट के अगर आप कोर स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं तो आपको हर जगह एक ही विजिबिलिटी दिखेगी। विजिबिलिटी ये है कि मार्केट के पास नीचे जाने का कोई भी रीज़न नहीं है, और अगर नीचे जा भी रहा है तो टिपिकली वो बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है। यानी कि जब भी कोई डिप आएगा तो वो बॉट हो जाएगा। वो डिप वेरी कर सकता है 500 पॉइंट से 800 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, लेकिन वो वेरी करने के बाद आफ्टर ऑल वो ऊपर ही आ रहा है। दूसरा पॉइंट सेम विद द बैंक निफ्टी भी हो रहा है। बैंक निफ्टी में जो डाइवर्जेंस था वो काफ़ी अच्छे से उसने भरा, ना केवल भरा बल्कि उसने 2 ही दिन के अंदर इतनी स्पीड से रिकवरी दिखाई कि जो कि काबिल तारीफ है। और टिपिकली वो होना भी था कि फेड के बयान के बाद इस तरह का कुछ मूवमेंट आना स्वाभाविक था, जो आया भी बाजार के अंदर। खैर, एनी हाउ, क्वेश्चन ये नहीं है कि हम ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑल टाइम हाई पे करना क्या है, यहाँ पर आके क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप मार्केट में हैं और आप बने रहना चाहते हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर आप मार्केट में रहना चाहें तो बस एक चीज़ के राइडर के साथ रहें, और वो राइडर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अपनी पोजीशन में से 100 में से करीब 20 से 30% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसमें कोई गलत फहमी भी नहीं है। एक और चीज़, जब भी आप माल काट रहे हैं तो अपने मन को बिल्कुल समझाइएगा कि मैं तो भाई डेज हाई पे और मैं मार्केट के ऑल टाइम हाई पे माल काट रहा हूँ, तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पोजीशंस रखनी है तो ये सारा पॉइंट रखने पड़ेंगे। अगर दूसरा नहीं रखनी है और आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए और मैं क्रॉस बोर्ड में सेलिंग कर दूं, तो मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा ठीक नहीं है। आप थोड़ा बहुत पोजीशन ज़रूर मार्केट के अंदर रखें, चर्निंग के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आज सुबह ही मैं कुणाल बोथरा को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मेटल्स आगे चल के अच्छे लगते हैं। मैं 1-2 दिन पहले सुन रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ठीक लग रहे हैं इस समय। आईटी के अंदर अभी भी एक राउंड की तेज़ी और पेंडिंग है। तो अगर आप चर्निंग के हिसाब से भी रखना चाहें तो कोई बुराई नहीं है बाजार के अंदर इस तरह की पोजीशंस को बना के रखने में। कुल मिला के आज के हाई की आपको बधाई, लेकिन इस हाई के साथ साथ मैं बोलूँगा प्रॉफिट वही जो आपकी जेब में आए, नहीं तो ये M2M गेन और M2M लॉस का गेम है। मार्केट में आपकी बुक्स में सिर्फ नोट होता रहेगा, दिखता रहेगा।
एक और चीज़, बड़े शेयरों में आज मेरे को काफ़ी ट्रस्ट है, जो इस तरह का मूव दिखाया। आप चेक कीजिए रिलायंस, एचडीएफसी, चेक कीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, एलएनटी, ये सुबह से ही आधे आधे परसेंट ऊपर थे और बाद में दोनों ने, एचडीएफसी ने और रिलायंस ने स्पीड पकड़ ली। एचडीएफसी ने बैंकिंग को नीचे नहीं आने दिया और रिलायंस ने निफ्टी को ऊपर खड़े रखा। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन रीड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। डल, जैसे कि विक्स, वो डल हो गया है, तो बाजार क्या बहुत तेज़ी से आगे भी चलता रहेगा, इस पे हमको थोड़ा डाउट है। दूसरा, वॉल्यूम, मार्केट के अंदर ये वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो इस हफ्ते हुआ है, क्या आगे हफ्ते भी रहेगा, उस पर थोड़ा सा डाउट है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आपको डाउट है तो टाइमली प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। अमोल अठावले, राजेश पालविया, तेजस शाह, 3 मेहमान मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों भी दिखे और आज तीनों मेजर इंडाइसिस, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया है। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई बाजार के इस चरण तक पहुंचने में। और इसमें मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके इंटेलिजेंस ने हमारे हौसले को बुलंद रखा। टाइम टू टाइम आप गाइड भी करते हैं हमको और ये भी बताते हैं कि किन शेयरों से दूर रहना है, किन को खरीदना है। राजेश सर, बहुत शुक्रिया आपका। अमोल सर, आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया तेजस शाह, आपका भी आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। राजेश सर, आपसे शुरू कर रहे हैं, मार्केट को अभी और आप कहाँ जाता देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके से आज मोमेंटम बना, ग्लोबल मार्केट कल काफी अच्छे ग्रीन टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे और सेम इम्पैक्ट हमने हमारे मार्केट में भी देखा। एक इवेंट थी जो कि ऑलरेडी अब पास हो चुकी है, फेड आउटकम सबके सामने है, और जिस तरीके से हमारे मार्केट में एक लिक्विडिटी इंटैक्ट है और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी पे है, ये क्लियरली दिखता है कि मार्केट में 25,200 25,300 के लेवल पे भी इस तरीके के वॉलेटिलिटी, जहाँ पे ग्लोबल सेंटिमेंट वॉलेटिल थे, तो भी हमारे मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस था। और आज जो ब्रेकआउट बने, ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ से रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 25,900 की तरफ हमें लगता है निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकती है। हो सकता है कि ये मंथ एंड की तरफ हमें 25,800 900 की तरफ निफ्टी को बढ़ते हुए देखने को मिले। यहाँ पे हमें लगता है कि अब 25,500 25,450 ये दो लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। जब तक इसके ऊपर हम क्लोज होते रहेंगे, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। और आज के सेशन में देखें तो काफी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स ने पार्टिसिपेशन यहाँ पे वापस से आज आते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, जहाँ पे सेफ्टी बनी हुई थी, वहां पे वापस एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। तो अब जहाँ पे सेक्टर्स में एक थोड़ा सा करेक्शन हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में, वहां वापस से बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो ये क्लियरली एक साइन है कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, ये एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। तो 25,800 के टारगेट के लिए तो हमें लगता है पोजीशन अभी बना के रखना चाहिए। 25,500 25,450 ये स्टॉप लॉस रहेंगे हमारे डाउन साइड में। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश हो चुका है, अब 53,000 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं। तो हमें लगता है 52,800 52,900 की ट्रेजेक्ट्री जब तक होल्ड आउट रहती है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी मोमेंटम रहेगा। और काफी कुछ प्राइवेट बैंक्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस रैली में। तो हमें लगता है कि अभी पीएसयू बैंक का अगर थोड़ा भी पार्टिसिपेशन आएगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी का भी हायर साइड का टारगेट, जो कि हो सकता है हमें 54,000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी पे भी बने रहना है अभी, जब तक हम 52,800 900 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है राजेश सर, आपने अच्छे से हमको गाइड कर दिया लेवल्स के हिसाब से, लेकिन कन्विक्शन के हिसाब से बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिहिर वोरा, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। मिहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को याद है लास्ट टाइम जब भी मेरी आपसे बात हुई, आपने मार्केट की ग्रोथ और एक इंडियन इकोनॉमी को क्लब करके ये सारी बातें बताई। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने बैंकिंग पे पहले भी ट्रस्ट किया। आप उन लोगों में से थे जो बता रहे थे कि आईटी के अंदर इतना नेगेटिव ना होइए, जिस समय सारी दुनिया ऑलमोस्ट नेगेटिव सोच रही थी आईटी के बारे में। मीर भाई, ज़रा ये समझना चाहते हैं, हम ऑल टाइम हाई पे हैं, अब चैलेंजेस थोड़े और ज़्यादा बड़े हुए हैं कि क्या किया जाए आगे, कैसे अपने पोर्टफोलियोज़ को चर्निंग और मैनेजमेंट किया जाए। जरा गाइड कीजिए ओवरऑल मार्केट की ट्रैजेक्टरी, स्पीड और सेक्टोरल चर्निंग पे। बिल्कुल, नमस्कार। पहले तो सबको बधाई हो कि मार्केट न्यू हाई पे है। हमेशा खुशी की बात होती है। मार्केट मेरे ख्याल से एक इवेंट की वेट कर रही थी, जो फेडरल रिजर्व का जो एटीट्यूड था या तो एक्शन था।
अच्छी अच्छी बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने काफी अग्रेसिवली रेट कट करे हैं, और उसकी वजह से अभी उम्मीद यह है कि जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो अब इतनी नहीं दिखेगी, और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, खास करके इंडिया की जो करेंसी इतनी स्टेबल है, वहां पे फंड फ्लोज आएंगे। लिक्विडिटी के जो इश्यूज थे ग्लोबली वो भी कम होंगे। जो टाइटनेस थी वो बेसिकली फेडरल रिजर्व ने कम करी है। तो एक रिस्क एसेट्स के लिए एक अच्छा माहौल बना है, और जब रिस्क एसेट्स का चेज होता है, रिस्क ऑन जैसा सेंटिमेंट बनता है, तो टिपिकली जो हाईएस्ट ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं वहां पे फंड फ्लो होता है। तो इंडिया हमने देखा है कि इंडिया विल बी द लार्जेस्ट और विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो फंड फ्लोज फॉरेन के हैं वो इंडिया की ओर आएंगे। डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो हम देख ही रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एनपीएस, ईपीएफ की जो लिक्विडिटी है वो तो स्टॉक्स में आ ही रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा है कि जो फॉरेन फ्लोज है वो भी आएंगे। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, तो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ भी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। वैल्यूएशंस अगर एक बार छोड़ दे, देयर आर सम पॉकेट जहां पे वैल्यूएशन ज्यादा है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि जो लार्ज कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके वैल्यूएशंस अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी इतने बुरे नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। तो ये इक्वेशन देख के मुझे लग रहा है कि एक गोल्डीलॉक्स जैसा सिचुएशन बन रहा है, जहां पे वर्ल्ड स्लो डाउन हो रही है, इंडिया ठीक कर रहा है, लिक्विडिटी का माहौल ठीक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं। तो ये एक शेयर्स के लिए अच्छी सिचुएशन है। मेहर जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। आपने कहा कि लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में बना रहेगा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि यूएस फेड ने जो रेट कट किया है, क्या ये भी लिक्विडिटी को थोड़ा पुश करेगी, और अगर हाँ तो ये जो लिक्विडिटी एडिशनल आएगी बाजार में वो कौन से सेगमेंट्स में आएगी? अगर आप ये बता दें तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कौन से सेक्टर यहाँ से चलने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से, ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा परफॉर्म करेगी, विच मींस यूएस स्लो डाउन हो रहा है, चाइना स्लो डाउन हो रहा है, और इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है। इंडिया इसलिए अलग है बाकी कंट्रीज से, खास करके चाइना है, जापान है, कोरिया है, उससे अलग है क्योंकि ये सारी कंट्रीज का एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, और दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर ग्रोथ। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव चलता है, तो हम एक्सपोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट है। इसलिए जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक जो हमारी इकोनॉमी है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो उसपे हम कहेंगे कि जो लोकल कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से जो सारे इनवर्ड लुकिंग सेगमेंट्स हैं, उसमें हमें ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहे हैं, और दोज आर आवर फेवरेट स्टॉक्स। लिक्विडिटी का तो ऐसा है कि इट्स मोर अबाउट कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाए तो अच्छी बात है, और नेगेटिव अगर जीरो भी हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि लोकल लिक्विडिटी तो वैसे भी काफी स्ट्रांग है। सर, एक और चीज़ आपसे समझनी हो, और आई थिंक बहुत सारे हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी ये होगा। मान लीजिए इस लेवल पर अगर किसी को अपनी रणनीति बनानी हो, क्योंकि बाजार इतना चल गया है, कौन से सेगमेंट्स ऐसे लगते हैं कि आपको कि ओवर वैल्यूड हो गए, यानी कि महंगे हो गए हैं, अब वहां पर हाथ नहीं डालना चाहिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए, और कहां पर अभी भी गुंजाइश है जहां पर फ्रेश मनी डिप्लॉय की जा सकती है? श्योर। तो वैसे मैं इंडेक्स लेवल पे कमेंट करना पसंद ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अगर इंडेक्स लेवल पे देख लें तो एक लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, उसके बाद 150 मिड कैप स्टॉक्स हैं, और उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स शुरू होते हैं जो कि लंबी टेल है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में, उसमें वैल्यूएशन अभी इतने महंगे नहीं हुए हैं, दे आर स्टिल रीजनेबल कंसिडरिंग द ग्रोथ। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो 250 के बाद के जो स्टॉक्स है उसका जो इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें भी वैल्यूएशंस बहुत सिमिलर है लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में, और उसकी अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि लार्ज कैप्स में रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, स्मॉल कैप्स में अभी भी वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं हुए एट द इंडेक्स लेवल, क्योंकि वहां पे एक तो टेल ज्यादा है और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा दिख रही है। बीच के जो 150 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स, उसमें वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, और उसमें अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ज्यादा है। तो ये एक मैं पॉकेट कहूंगा जो थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है।
दूसरा ये है कि अगर हम स्मॉल कैप में देखें तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, जहां पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। वो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि फ्रेंजी काफी ज्यादा हो चुकी है और उसमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइसेस और वैल्यूएशन ये सेगमेंट में बने हैं वहां पे शायद फंडामेंटल्स के कनेक्शन नहीं है। ठीक है मीर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं या थोड़ा बहुत मार्केट में सॉर्ट ऑफ एचएनआई भी हूं, तो मेरे लिए ट्रिगर्स क्या होंगे मार्केट के? किस चीज़ से मेरे को डरना है, किस चीज़ को एंजॉय करना है, कौन सी चीज़ नोटिस होंगी? सामने फेस्टिवल आ रहा है, इसमें कंजम्पशन चेक करूं? यूएस के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी वेटेज डाल दूं मार्केट के अंदर? कैसे करूं? तो ट्रिगर्स बताइए जरा। देखिए, ट्रिगर्स तो अर्निंग्स है, ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये होगा तो मार्केट चलेगी, ये होगा तो मार्केट गिरेगी। लेकिन रिस्क फैक्टर में कहूं तो जैसे मैंने कहा कि अभी एक गोल्डीलॉक्स जैसी सिचुएशन हो रही है जहां पे यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट काटा है। उनकी उम्मीद यह है कि जो यूएस स्लो डाउन हो रहा है वो एक कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे करके स्लो डाउन होगा। इसकी वजह से रेट काटने से शायद बफर बना रहे हैं। लेकिन पास्ट हिस्ट्री में हमने ये भी देखा है कि रेट काटने के बावजूद जो स्लो डाउन होती है वो काफी शार्प हुई है पिछली कई देयर आर एग्जांपल्स फॉर दैट। तो अगर ये स्लो डाउन अनकंट्रोल्ड है और शार्प है तो एक नेगेटिव हो सकती है बाजार के लिए, क्योंकि यूएस ऑफ कोर्स सबसे बड़ी मार्केट है। और ये टाइम डिफरेंस ये है कि चाइना से सपोर्ट नहीं आ रहा। पहले होता था कि अगर डेवलप्ड वर्ल्ड स्लो डाउन होता था, चाइना का एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ आता था और वो ग्लोबल इकोनॉमी को संभाल लेता था। लेकिन ये टाइम इतना डिफरेंट है कि चाइना इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन क्वाइट शार्पली और वहां भी वो लोग ग्रोथ रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो गोल्डीलॉक्स यही था कि बाकी सब पे कंपैरिजन इंडिया इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी जगह पे माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकती है। सेकेंड रिस्क फैक्टर मैं देखूंगा कि जो कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन है, उसमें जो रूरल इकोनॉमी और लोअर एंड कंजम्पशन है वो थोड़ा स्लो था। थोड़ी सी ग्रीन शूट्स हमें दिखाई दे रही है कि इन सर्टेन सेगमेंट्स से एक पॉजिटिव कमेंट्री भी आ रही है। तो वो मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा कि लोकल कंजम्पशन जो लो एंड आइटम्स में है वो सस्टेन करना चाहिए। मीर सर, एक समय ऐसा था जब हम ना डाइवर्जेंस देखते थे बड़े शेयरों में और छोटे शेयरों में। होता क्या था कि बड़े शेयर्स नहीं चल रहे थे, बट कि छोटे शेयर्स के अंदर काफ़ी तेज़ मोमेंटम था। वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर देखा होगा आपने रिसेंटली। ये 6 महीने पुरानी ही बात है सिर्फ, लेकिन इस 4-5 महीने में क्या हुआ कि बड़े शेयरों ने आके कमान संभाली, फिर थोड़े इंस्टीट्यूशनल आ गए, एफआईज की होल्डिंग भी सिस्टम में काफ़ी अच्छे से बढ़ गई। जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए, ये डाइवर्जेंस वापस तो नहीं दिखेगा? अभी भी लीडरशिप बड़े शेयरों के हाथ में है? क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने में और चर्न करने में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बड़े शेयरों में और छोटे शेयरों में कितना कितना पैसा एलोकेट किया जाए। देखिए, लार्ज कैप्स तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। तो चाहे आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से देखें या लार्ज कैप कैटेगरी से देखें या मल्टी कैप कैटेगरी से देखें, एक प्रोपोर्शन तो होना ही चाहिए। थिंग मैं कहूंगा 5-10 साल में फर्क इतना पड़ा है कि जो प्रोपोर्शन मार्केट कैप का स्मॉल और मिड कैप में है वो ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम 15-20 साल पहले देखें तो लार्ज कैप मार्केट कैप जो था वो करीबन 82% था मार्केट का। तो विच मीन्स दैट ओनली 18% ऑफ द मार्केट वाज मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आज जैसे हम हैं माहौल, तो ओनली 62% ऑफ द मार्केट कैप इज इन लार्ज कैप्स, 38% of the market cap is in mid caps and small caps। तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप चाहे ना चाहे आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप तो आ ही जाएंगे। तो ये एक बैलेंस करके हमें सोचना है कि मार्केट का कॉम्पोजिशन भी पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा है कि टिपिकली जो एफआईआई फ्लोज होते हैं वो लार्ज कैप्स में ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा था कि जब एफआईआई फ्लोज नेगेटिव थे तो लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि लोकल फंड्स का तो मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग रहता ही है, तो वहां पे सपोर्ट मिल जाती है। पिछले थोड़े दिनों में हमने ये भी देखा कि एफआईआई की जो नंबर्स है पॉजिटिव आने लगी है, तो उसके लिए हमने देखा कि लार्ज कैप भी परफॉर्म करने लगे। तो ये 2-3 वेरिएबल्स हैं, एफआईआई फ्लोज प्लस द फैक्ट दैट मिड एंड स्मॉल कैप्स का प्रोपोर्शन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ये मार्केट डायनेमिक्स अब हमें समझना चाहिए। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होगी आपसे
और उम्मीद करता हूँ अच्छे ही नोट पे मुलाकात होगी। मार्केट इसी तरह से अपने आप को स्टेबल और अच्छी अपॉर्चुनिटी देता रहेगा इन्वेस्टर्स को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चलिए, हम थोड़ा मैक्रो व्यूज़ हमने ले लिया, रफ आइडिया हमको लग गया, थोड़ा कन्विक्शन वगैरह मार्केट की कैसी है और कैसे है। इस बीच आपको थोड़ा और माइक्रो कर देते हैं, यानी कि आज के क्लोजिंग ट्रेड्स वो ज़रा शुरू करते हैं और पता करते हैं आज के मेहमानों से। तेजस शाह से शुरू कर रहे हैं, ले आइए वाइप और उसके बाद बताएंगे तेजस शाह अपने ट्रेड। तेजस जी, बताइए अपने क्लोजिंग के ट्रेड आज के। तो आज का जो मेरा पहला ट्रेड है वो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। ये स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था। रिसेंटली ब्रेकआउट होने के बाद अभी एक स्विंग हाई बनाया था 1122 के करीबन। उसके बाद फिर से स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया, बट आज के सत्र में वो स्टॉक ने अपनी जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया है। तो ये जो टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक है वो करंट भाव पे या डिप में आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1049 का। इसमें लक्ष्य रहेगा 1145 और 1175 का, और टाइम होराइजन रहेगा 8 to 10 वर्किंग डेज। टाटा टेक को खरीदने की सलाह है। हमने 1000 रुपए के आसपास के प्राइसेस देखे, वहां से फिर से शेयर ही चल रहा है। 1125 और 1165 रुपए का टारगेट है, 1049 रुपए का स्टॉप लॉस है। कुछ दिनों पहले कंपनी के सीईओ का बयान भी आया था कि वो अगले 2-3 साल में मार्जिन को 20 से 21% बढ़ा के कर लेंगे, और देख रहे कि शेयर को ये सपोर्ट दे रहा है उनका स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे। अमोल, नमस्कार, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ओबेरॉय रियलिटी अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज चला नहीं है ऊपरी लेवल से, बट टेक्सचर अगर हम देखते हैं डेली और वीकली चार्ट पे, तो दोनों चार्ट टाइम फ्रेम में स्टॉक एक प्रॉमिसिंग लेवल पे लग रहा है। 1855 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1950 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1815 का। दूसरा मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के साथ जाना चाहूंगा, 767 के आसपास है। ये भी पोजिशनल ही कॉल है। 800 और 810 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 748। काफी टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, और स्टॉक टेक्सचर ये बता रहा है कि ये रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम सेटअप देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग है। अगर ये स्टॉक 748 के ऊपर रहता है तो आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 800 और 810 रुपए के ये दो टारगेट, और दूसरा जो शेयर है वो है ओबेरॉय रियल्टी का। इस बीच बाजार ने लोअर लेवल से फिर से एक बहुत बढ़िया वापसी की है अपने रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ। 25,767 के आसपास है निफ्टी, करीब 360 अंकों पर, और निफ्टी बैंक की बात करें 450 अंकों के आसपास की तेजी। तो स्ट्रेंथ को गंवाने की मूड में बाजार नहीं दिख रहा है। राजेश जी, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? 2 हैं या सर 3 हैं? तेजी के तो होंगे, ये मान के चल रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, 3 स्टॉक्स है और तीनों तेजी के ही हैं। पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है, और हमें लगता है कि इस तरीके के मार्केट में जहाँ स्टॉक में एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जहाँ पे रिकवरी के साइन बन रहे हैं वहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो पहला स्टॉक तो डॉक्टर रेड्डी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। फार्मा स्पेस से करेक्शन ओवर होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो आई थिंक यहाँ पे 6700 के टारगेट के लिए, 6700 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 6520 का। दूसरा स्टॉक इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एसबीआई लाइफ। यहाँ पे एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है। पूरा सेक्टर ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है यहाँ पे दिखा रहा है। स्टॉक में एक ब्रीफली जो करेक्शन देखने को मिला था ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। एसबीआई लाइफ में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1940 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 1855 का। तीसरा स्टॉक एफएमसीजी बास्केट से पसंद आ रहा है, और उसमें नेस्ले यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस और एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है डेटा में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे डेटा बनते हुए दिखे। नेस्ले पे हमारा टारगेट है करीब 2750 की तरफ, तो नेस्ले पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2640 के आसपास। ठीक है, नेस्ले करीब 2.25% ऊपर है, और आज एफएमसीजी इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। नेस्ले के लिए टारगेट होगा 2750 का, और राजेश जी के पास भी अमोल जी की तरह एक शेयर है इंश्योरेंस स्पेस का, एसबीआई लाइफ रेवोल्यूशन 1940 के टारगेट के लिए,
और फार्मा से एक शेयर हो गया डॉक्टर रेड्डीज का 6,660 और 6,700, ये दो टारगेट्स के लिए। तो आपको कुल टोटल 6 शेयर मिल गए और ये तेजी का सिक्सर लगा हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बाजार फिर से जोश दिखा रहा है, तो जोश में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे ब्रेक के बाद ये जानेंगे। और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत करेंगे जहां पर आज तेजी बहुत ज्यादा रही है, जैसे कि बीएससी हो गया, जैसे कि आईटीडी सीमेंटेशन हो गया। ये शेयर क्यों चल रहे हैं और क्या चलते रहेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार में आज बहुत शानदार तेजी का माहौल है। तीनों के तीनों इंडेक्स हैं रिकॉर्ड ऊंचाई पर और 1.25% की मजबूती निफ्टी में और सेंसेक्स में हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा कम उससे, हालांकि 420 अंक की तेजी निफ्टी बैंक में भी है और आज 53,500 के ऊपर भी निकला है आज निफ्टी बैंक। तो बेहतरीन माहौल हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक। पिछले अगर आप 10 सत्र की बात करें ना, तो 10 सत्र में करीब करीब 5-6% के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में आ गई है। तो बहुत ही शानदार वापसी, एक कैचअप रैली हुई है दोनों इंडेक्स की तर्ज पर। लेकिन एक शेयर जो आज झूम के चला है वो है बीएसई का शेयर। इनफैक्ट अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब करीब 30-35% के आसपास की तेजी बीएसई के शेयर में आ गई है। 4,000 रुपए के आंकड़े को पार किया है। बीएसई के शेयर में ये तेजी बन क्यों रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, जबरदस्त रैली बीएसई की, और अगर हम पिछले महीने भर की बात करें, मुझे लगता है 40-50% के आसपास रिटर्न ही दे चुका है। क्या ट्रिगर्स है इसके? जी, बीएसई लिमिटेड की बात करें तो आज भी स्टॉक में शानदार तेजी और पिछले 2 महीने में 90% केवल 2 महीने में 90% ये स्टॉक भाग चुका है। जोरदार तेजी अभी भी जारी है और इंट्राडे में 4,040 का नया रिकॉर्ड बनाया स्टॉक ने। 30 जुलाई को 2,115 के निचले स्तर से शेयर अब तक 90% भाग चुका है। बीएसई के लिए कुछ तेजी के ट्रिगर्स की बात करें तो पहला तो यही कि कैपिटल मार्केट और आईपीओ मार्केट में काफ़ी अच्छी मजबूती नजर आ रही है। एनएसई के आईपीओ की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, शेयर की भी री रेटिंग हो रही है। हाल फिलहाल में सेबी ने एनएसई और 7 पूर्व कर्मचारियों पर आरोप खारिज किए। कोलोकेशन मामले में साक्ष्यों के अभाव पर आरोप ये खारिज कर दिए। एनालिस्ट के मुताबिक मार्केट शेयर में बढ़त होने की और उम्मीद बताई जा रही है। बीआईएस की तरफ से बाजार में मजबूत खरीदारी हो रही है। रिटेल निवेशकों का रुझान बढ़ा और डीमैट खातों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीएसई के अगर शेयर की बात करें तो मार्केट कैप का सफर देखिए, दिसंबर 2021 में 10,000 का था, अब वो बढ़कर 50,000 करोड़ पहुंच चुका है। बीएसई के शेयर का अगर शेयर प्राइस अगर देखें तो मात्र एक साल में ही 230% की तेजी ये दिखा चुका है। 31 अगस्त 2023 को 1,000 का था ये शेयर, अब वो बढ़कर 20 सितंबर को यानी कि आज की डेट में 4,000 के पार ये शेयर निकल चुका है। लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि अपने पीयर्स के मुकाबले बीएसई थोड़ा महंगा भी नजर आ रहा है। FY25 में अगर बात करें तो 54 के पीई मल्टीपल पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और 5 साल का औसत जो है वो 27 के पीई मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। अब मौजूदा लेवल पर ये कितना आकर्षक है ये तो हम एनालिस्ट से समझेंगे, लेकिन शानदार तेज़ी हाल फिलहाल में बीएसई के स्टॉक में देखने को मिली है और पिछले काफ़ी समय से हम ये तेज़ी का ट्रेंड बीएसई के स्टॉक में देख रहे हैं। शुक्रिया पूजा। तो निश्चित तौर पर अगर कोई शेयर 2 महीने में 90% चल जाए तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे तो हो जाते हैं, लेकिन इस तेजी के पीछे ना ट्रिगर्स कई सारे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर एफएनओ पर नकेल अगर मार्केट रेगुलेटर की तरफ से कसा जाता है तो बीएसई को इसका फायदा होगा क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा कैश में ज़्यादा आएगा। एक तो चीज़ ये हो गई। एनएसई का आईपीओ आने जा रहा है, उससे इसकी थोड़ी सी री रेटिंग हो रही है और जो बाकी चीज़ें हैं कि कैपिटल मार्केट का मूड अच्छा है, आईपीओ मार्केट का मूड बढ़िया है, डीमैट अकाउंट लगातार खुल रहे हैं, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं। एक मोनोपोली वाला स्टॉक भी आप कह सकते हैं लिस्टेड स्पेस में। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप ये बताइए कि बीएसई करीब 21-2200 से एक तरफा रैली 4,000 रुपए के ऊपर ले गई शेयर को, तो जिन्होंने मान लीजिए 2200, 2500, 2800 पर जिन्होंने एंट्री की है वो प्रॉफिट अपना समेट ले, या फिर आपको लगता है कि ये तेजी अभी और जाएगी और ये री रेटिंग जो है वो जारी रहेगी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आई थिंक बेसिकली मैं 2 राय देना चाहूंगा। अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है इन काइंड ऑफ, तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम प्रॉफिट बटोरने का,
बट इफ somebody इज अ रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मैं बने रहने की राय दूंगा, क्योंकि हालांकि कुछ समय शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला जाए एंड अहेड ऑफ एनएससी आईपीओ फिर से इसमें अगला ट्रिगर हम आते हुए देखेंगे। और आपने जिस तरह से बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं बीएससी जो है उसे जो एफएनओ में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आती है तो कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ वीकली एक्सपायरी एक जो करने की बात हो रही है हर एक अंडरलाइन प्रोडक्ट की, उसके चलते मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट एनएससी में देखने मिलेगा, बीएससी में कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा नहीं। और कैपिटल मार्केट में जिस तरह से एक बॉयंसी है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो इसके बेनिफिशियरी है दोनों ही होंगे, एनएससी और बीएससी। बट यस, देयर इज नो डाउट कि ऑन अ वैल्यूएशन फ्रंट थोड़ा सा बीएससी अब महंगा हो चुका है। इनफैक्ट ऑन अ रिलेटिव बेसिस अब एनएससी वैल्यूएशन पर चीपर लगता है, और ऐसा लग रहा है कि एनएससी की जब आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो बहुत ऊंचे प्राइस पर होगी, लुकिंग एट द वे बीएससी का वैल्यूएशन चल रहा है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, और जो ट्रेडर है, पोजिशनल जो इन्वेस्टर है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट डेफिनेटली बटोरना चाहिए एट करंट लेवल। नए हाई पे नहीं बटोरेंगे प्रॉफिट तो फिर कब बटोरेंगे? जब तीनों इंडाइसेस आपके ऑल टाइम हाई लग रहे हों तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर लेना ही चाहिए, ये नियम है। आपने आए थे मार्केट में प्रॉफिट ही तो लेने आए थे, भगवान की कृपा से प्रॉफिट आ रहा है तो ज़रूर बुक करना चाहिए। रेशो अलग अलग हो सकती है, व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है। कईयों को लगेगा कि हम ज़्यादा ले रहे हैं, कईयों को लगेगा हम बहुत कम ले रहे हैं, कईयों को लगेगा हम और आगे लेंगे, भविष्य में थोड़ा कम करके लेते हैं। जैसे आपको ठीक लगे अपने वित्तीय सलाहकार को टेबल पे बिठाइए, पूरा पोर्टफोलियो चेक कीजिए। जब लोस टेस्ट हों और जब हाई टेस्ट हों उस समय तो पोर्टफोलियो की चर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बीच में तो ऑटोमेटिकली मार्केट करवा ही देगा आपको, लेकिन हाई और लो में ज़रूर चेक करना चाहिए। खैर, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपका वेट कर रहा है। देवांश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। एक ट्रेड ऑप्शंस का उनसे भी समझते हैं। दिव्यांग भाई नमस्ते, जरा बताइए ऑप्शंस का कौन सा सौदा है जो आप गाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून। यहाँ बात करेंगे एस्कॉर्ट की। एस्कॉर्ट में हमने देखा है कि आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है, और एस्कॉर्ट का 4100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। रेंज 57 से 59 के बीच में। स्टॉप लॉस रखना है 37, टारगेट है 98, जिसका मैक्स प्रॉफिट अराउंड 10,725 का है और मैक्स लॉस 6,050 का है। ठीक है डन सर। तो 4100 के एस्कॉर्ट्स के आप कॉल प्लस करवा रहे हैं। 57 से 58 का रेट डाल के लेना, 37 का स्टॉप है और 98 का टारगेट है। डन सर, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड हमको नोटिस करवाने के लिए। आप अभी सनी भी यही बात बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। अपने इस पोजीशंस को हैज कैसे करूं? एक बार राजेश सर आप ही मेरे को बताइए, इस पोजीशंस को हैज कैसे करें? मान लीजिए निफ्टी भी है मेरे पास, बैंक निफ्टी भी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 50 लाख का पोर्टफोलियो मेरा बना हुआ है या 25 लाख का मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। मैं हैज कैसे करूं अपने आप को, प्रॉफिट बुक करके या फिर इसके अगेंस्ट में कुछ एंटी यानी कि सेल कॉल्स भी पकड़ के रखूं? ठीक है डिम्पी जी, हेज करना पोर्टफोलियो को इंडेक्स के लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपके अगर कंपोनेंट जो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है अगर वो निफ्टी के साथ अलाइंड है, लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ है, तो आप हेज कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है तो काफी डिफिकल्ट होता है उसको निफ्टी के लेवल्स के साथ हेज करना। आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही उसमें कॉल लेना पड़ेगा कि आप कितने गेन पे बैठे हैं या आप कहाँ पे आपके रिस्क है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपको देखना होगा। बट यस, निफ्टी में अगर आपके या लार्ज कैप स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो है तो जरूर आप उसको हेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें लगता है अगर आपको डाउन साइड के रिस्क यहाँ लगती है या आप चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो दूसरा ऑप्शन यही होगा कि या तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें इस लेवल पे, या फिर आप पुट ऑप्शन खरीद के अपने पोर्टफोलियो को हेज करें। निफ्टी के पुट ऑप्शन आप खरीद के रखें, आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 5%, 5 to 10% वैल्यू का आपको पुट ऑप्शन आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन वो एक प्योरली एक हेजिंग ट्रेड होगा, उसमें आप ये ना देखें कि मुझे इस पे मुनाफा मिलेगा। अगर क्योंकि आप एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपको नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो 25,400 अब अगर टूटता है तो ही बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि आपको अगर हेज करना है तो आपको लेना होगा पुट ऑप्शन 25,500 का या 25,400 की स्ट्राइक का,
जो कि आपको वो जो क्रिटिकल लेवल है उससे आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो टूटते हैं तो देन फिर आप सेकंड कॉल ले सकते हैं। आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को देन ट्रिम डाउन करना है या आपको वहां से कुछ पोजीशंस बुक करनी, तो देन आप उसके बाद वहां पे बुक कर सकते हैं। बट एट दिस मोमेंट अगर आपका लार्ज कैप के साथ अलाइन है देन ओनली आप ये स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें, अदरवाइज मिड कैप स्टॉक्स है तो वो निफ्टी के साथ अलाइन नहीं होंगे। कैप स्टॉक्स को निफ्टी के साथ तो अलाइन नहीं कर सकते। अगर पोर्टफोलियो में निफ्टी के बहुतायत है, यानी कि बहुत सारे शेयर्स आपके पास हैं, तभी ये इंडेक्स की ऑप्शंस आपके काम आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ये लेसन भी है, लर्निंग भी इसी समय ही सीखने को मिलती है। नहीं तो कब बीच बाजार में हम ये सीख पाएंगे? जब ऑल टाइम हाई लगेगा तभी हमको ये लेसन्स भी समझ में आएंगे। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको एक बार ज़रा निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के स्पेशली लेवल्स दिखाना चाहता हूँ। 53,732 हो चुका है। ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है और सबसे हाईएस्ट लेवल है मार्केट का। सुबह का जो हाई बना था उसको भी हमने ब्रेक कर दिया। अभी जो सुबह का हाई बना था, हाँ, जो सुबह हमने बनाया था, इन बिटवीन अगर आप देखेंगे HDFC बैंक को, वो करीब करीब 1750 के आसपास आ रहा है। तो बड़े शेयरों की वेटेज पे राइड करता हुआ बैंक निफ्टी किसी को नहीं देख रहा। 3 दिन हो गए 500 पॉइंट जोड़ते हुए, 1500 पॉइंट तो सिर्फ 3 दिन के अंदर जुड़े हैं। एक बार जरा हफ्ते का मूव या 3 दिन का मूव आप दिखा दो तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। देखते ही देखते जहाँ पर हम 50,500 5100 की बातें कर रहे थे, वहाँ पे मार्केट आज 5400 की दहलीज पे भी है, 54 की दहलीज पे है। सोच सकता है कोई आदमी 3 दिन पहले तक हम 52,000 के लेवल्स को डिस्कस करते थे, आज आप 54,000 के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो, सिर्फ 200 पॉइंट दूर हो आप। और इस हफ्ते के अंदर 1820 पॉइंट चला है मार्केट। नहीं हो रहा हो यकीन तो देखिए, नीचे 51,000 लिखा हुआ, 51,900 समथिंग है। आज आप 54,000 पे हो। कई बार पता नहीं चलता, कई बार हम रोज आते हैं, हमें आइडिया नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप पहाड़ पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक लेवल पर आप जाके नीचे देखोगे ना, आप लोगे आप तो बहुत ऊपर आ गए हो। ऐसे एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर हो रहा है। थोड़े दिन पहले तक बैंक निफ्टी को सब लोग लेगार्ड बोलते थे, और अगर आपको हमारी एक बात याद होगी तो हमने आपके सामने बात रखी थी, एक बार इसको 51,800 52,000 पार करने दो, उसके बाद सभी लोग बैंक्स के बारे में ही बातचीत करेंगे। अगर ये बात आपको हमारी याद होगी तो आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, सभी लोग बैंक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अमोल अठावले से मैं जरा रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहा हूँ। स्टॉक एक्सप्रेस की वाइप लेके आइए जल्दी जल्दी। अमोल सर जरा मेरे को बताते जाइएगा इन सभी स्टॉक्स में क्या करना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, प्रॉफिट बुक यानी कि इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लें, BTST यानी कि कल के लिए लेके जाएं, और तीसरा है सेल और बाय, बड़ा जो भी पोजिशनल आप करवाना चाहें। पहला शेयर मेरा होगा सर LNT। LNT के अंदर क्या करें? ओपन इंटरेस्ट काफ़ी शानदार है, बढ़िया क्लोजिंग दे रहा है। BTST करें या प्रॉफिट बुक करें? जी, आई थिंक ये BTST कैंडिडेट लग रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। आई थिंक 3740 एक ट्रेल स्टॉप लॉस होगा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए, और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में 3850 और 3860 तक जा सकता है। ठीक है सर, स्टॉप लॉस भी साथ में बताते जाइएगा। इसका स्टॉप लॉस क्या रखें? 3840 सेफ रहेगा। 3840 ठीक है, डन। तो आगे आपको स्टॉप लॉस आप भी बताते जाइएगा। अमोल सर, दूसरा शेयर है नेस्ले इंडिया, थोड़ा बड़ा शेयर है, देख के बताइएगा। इसको भी BTST करना है क्या? स्टॉप लॉस टारगेट भी देना। जी बिल्कुल। आई थिंक ये वीक में अगर हम देखते हैं तो रफली 7% तक चला है। आज भी जो ब्रेकआउट टेक्सचर है वो कंटिन्यू रखा है। मुझे लगता है कि ये इंट्राडे चार्ट्स पे भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आई थिंक 2660 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि ये 2750 इवन 2780 भी थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये स्टॉक जाने के पूरे चांसेस फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं। ठीक है, एक और शेयर भी आपसे ही पता करता हूँ सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स। BTST करनी है, पोजिशनल लेके जाना है, या फिर प्रॉफिट बुक करना है? हफ्ते का बढ़िया रिटर्न है इसके पास भी। यूनाइटेड स्पिरिट यस 1573 के आसपास दो दिन से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था ये लेवल पे, बट आज फिर अगेन एक बुलिश टेक्सचर है। मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकते हैं। 1550 चार्ट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, सैक्रोसैंड सपोर्ट लग रहा है वहाँ पे। अगर ये इसके ऊपर रहता है तो ये जो रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है ये कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख रहे हैं। आई थिंक थोड़ा पोजिशनल व्यू भी अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक 1600 तक के जाने के चांसेस फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं।
एक उल्टा शेयर भी पता कर लेता हूँ आपसे, जो आज टूट रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। और टूटेगा क्या सर? जरा एसटीबीटी वगैरह भी चेक कर लो, ये है क्या टूटने लायक? और गिर सकता है क्या मुथूट फाइनेंस? जी, ये सवाल मेरे लिए है। यस, आपके लिए है सर। जी, मेरे लिए सवाल है, वॉइस ड्रॉप हुआ शायद। आपके लिए सर, आपके लिए ही है, आपके लिए ही है। मुथूट फाइनेंस आपके लिए ही है। यस यस यस, आज थोड़ा बेरिश कैंडल है, बट फिर भी मैं वेट करूंगा क्योंकि यही रेंज है उसका जहां से लास्ट टाइम में एक स्टॉक में बाउंस बैक आया था 1950। मुझे लगा एसटीबीटी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये वापस 1950 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो ये थोड़ा सा रिवर्सल कंफर्मेशन आ जाएगा। अदरवाइज ये नॉन डायरेक्शनल है, बट डेफिनेटली अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अटक गया है तो सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर उसमें यूज किया जा सकता है। 2025 2030 ये अभी स्टॉक के लिए फिलहाल तो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ठीक है सर, आपकी बात हमने समझ ली। सभी स्टॉक्स पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स पे चर्चा करेंगे। बीटीएसटी कुछ और बनेंगे तो वो भी आपके सामने बताएंगे। डेज हाई पे 750 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी डेज हाई, ऑल टाइम हाई। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी है और आप देखिए निफ्टी फिर से 25,800 के ऊपर आ गया है और अब नया लेवल नोट कर लीजिए, वो है 25,817.2 का। ये है निफ्टी का ऑल टाइम हाई। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी ताबड़तोड़ हम देखने की रफ्तार बढ़ी है। 800 अंकों पर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि अगर आप 12 शेयरों को देखेंगे ना तो 5 शेयर ही हैं ऊपर, 7 शेयर अभी भी कमज़ोर हैं। अच्छा, उन 5 शेयरों में जिनका वेटेज है, आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, उनको मिला के ही पूरी की पूरी तेजी। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा निफ्टी बैंक के सारे शेयर सरकारी और सारे प्राइवेट चल रहे हों। सिर्फ 2 शेयर, चूंकि इनका वेटेज निफ्टी बैंक में अकेले करीब 54-55% के आसपास का है, तो इन दोनों से दम मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की रफ्तार बहुत ही कमाल की रही है, नए हाई पे ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों पहले हम जिक्र कर रहे थे, अब से 2-3 दिन पहले, कि मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए का है। वो मार्केट कैप बढ़ के 9.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो गया है। और 1150 से 1350 की जर्नी आईसीआईसीआई बैंक ने एक झटके में तय की है। जरा एक बार बैंकिंग स्टॉक्स पर फिर से व्यू लेंगे। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, चार्ट के हिसाब से आपको क्या बेहतर लग रहा है? 1350 तो आईसीआईसीआई बैंक पहुंच गया, क्या ये और चलेगा अभी? तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से काफी स्ट्रांग लग रहा है। और आपके साथ हम मंगलवार के सेशन में जुड़े थे, वहां पे हमने आईसीआईसीआई बैंक पे ही बाय करने की सलाह दी थी। और हमें लगता है कि जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस है और एक लीडरशिप पोजीशन में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक में। ये मोमेंटम हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो 1400 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे, तो पोजीशन को राइड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लें। अब एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन अभी हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जो मेजर थ्रेशोल्ड लेवल है जहाँ पे उसको ब्रेकआउट देना जरूरी है, वो है करीब 1750 के आसपास का। अगर वो लेवल को क्रॉस करने में वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ही अगर ये ब्रेकआउट होता है 1750 के ऊपर, तो हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में भी एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड आते हुए दिखेगा। हालांकि दोनों ही बेहतरीन बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, और हमें लगता है दोनों ही स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। अगर आपको प्योरली मोमेंटम प्ले करना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो आईसीआईसीआई बैंक में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट कवरिंग का मूव जरूर बन सकता है 1750 के ऊपर, जो कि फिर स्टॉक को 1800 की तरफ बहुत जल्द लेके जा सकता है। दोनों स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाई जा सकती, दोनों ही स्टॉक पे व्यू अभी एट द मोमेंट हमारा बुलिश है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में, बैंक निफ्टी एक नए जोन में ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक से रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक देन एचडीएफसी बैंक दोनों ही लिए जा सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आईसीआईसीआई बैंक के साथ होगी। आईसीआईसीआई बैंक प्रायोरिटी में होगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक का शेयर भी चलेगा। 1800 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। आपको याद होगा कि 1794 रुपए तक ये शेयर गया था और वहां से फिर हमने इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी।
लेकिन देखिए ये शेयर तो रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। लेकिन जरा टेलीकॉम वाला शेयर लेकर आइए, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि आज हमने देखा कि ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा, 9 रुपये 79 पैसे का इसने लो बनाया, वहां से थोड़ी थोड़ी रिकवरी जरूर आ रही है। लेकिन देखिए एकमात्र सेक्टर ये है टेलीकॉम जिसमें आपको ना अगर कुछ फ्रेश पैसे डिप्लॉय करने हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए। आप उठा के दोनों शेयरों को देख लीजिए, उनके बिजनेस देख लीजिए, उनके कारोबार को देख लीजिए, उनको लेकर खबरों को देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। पिछले एक महीने में करीब करीब 35% वोडाफोन आइडिया का शेयर गिरा है, लेकिन अगर आप भारतीय एयरटेल को देखेंगे तो करीब करीब 17-18% ये शेयर चला है। तो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर मामला है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं तेजस आपसे, वोडाफोन आइडिया में क्या मतलब आज जो बॉटम बना वो बन गया या फिर टेंशन भी बाकी है? आप जरा ये बताइए, उसके बाद हम सनी से एक इस पर फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17 के लेवल से एक धारा हमने इसमें गिरावट देखी है, और 10 रुपया जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो और अगर इसकी चार्ट सेटअप देखेंगे तो आरएसआई भी काफी ओवरसोल्ड है, ऑलमोस्ट 20 के करीबन पहुंच गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ रैली जैसी आ सकती है स्टॉक में, जो करीबन स्टॉक को 12 से 12.5 रुपए तक लेके जा सकता है। तो जो भी लॉन्ग में फंसे हुए ऊपरी स्तरों पे मेरे हिसाब से ये रिलीफ रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक 10 रुपए का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो एक स्टॉक जो है वो वहां पे होल्ड करके एक रिलीफ रैली दे सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। रिलीफ रैली दे सकता है, लेकिन सनी एक आपसे क्रिस्प आंसर चाहेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर। जब मान लीजिए हम सुन रहे हैं कि नहीं बिजनेस खराब है, सेंटिमेंट कमजोर है, एक बस उम्मीद है कि नहीं सरकार चाहती है कि डुओपोली ना रहे इस सेगमेंट में, क्या इस जिद के भरोसे हम वोडाफोन आइडिया को होल्ड करके रखें? मान लीजिए जिनके पास 15 रुपए 16 रुपए के भाव पर अगर इसमें शेयर लिए हुए हैं, क्या वो होल्ड करें कि नहीं मेरी भरपाई यही शेयर करवाएगा, या फिर पैसे निकाल के हम डिप्लॉय कर दें जहां पर ग्रोथ दिख रही है और वो शेयर भारतीय एयरटेल? आई थिंक जो बेसिकली वोडाफोन आइडिया का जो प्लान था रिवाइवल का, उसमें एक ये बहुत अहम मुद्दा था कि जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या ईजीआर जो ड्यू है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से माफ कर दिए जाएंगे, और ये रिवाइवल प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा था। आई थिंक अब जब ये रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो अल्टीमेटली जो कंपनी का जो प्लान रहेगा आगे जाके कि ये जो इसकी जो भरपाई है वो कैसे की जाएगी, एट द सेम टाइम जो डेट मोबिलाइज करना है कंपनी को 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मूवमेंट स्लो होती नजर आई है। तो एट अ करंट जंक्चर मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो बने रहिए, मे बी शायद और थोड़ा डाउनसाइड हमें देखने मिले, बट जो फ्रेश इन्वेस्टर है मैं उन्हें अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा। रादर देन वोडाफोन बेटर है कि आप भारती या रिलायंस पर फोकस कीजिए अगर टेलीकॉम में बेट लेना है। अब तेजस, आज के इंट्राडे गेंस बुक करके जाने चाहिए या फिर लेके जाने चाहिए? स्पेशली बैंक निफ्टी 800 पॉइंट कम नहीं होते हैं, कम नहीं है 800 पॉइंट। तेजस आवाज़ आ रही है? बैंक निफ्टी का प्रॉफिट लेके जाऊं कि छोड़ जाऊं, कैरी करके जाऊं सौदे को? बात ही नहीं हो पा रही है उनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, तेजस को वापस से कनेक्ट कर लेंगे। राजेश सर, ये क्वेश्चन आपसे। अब बैंक निफ्टी का 800 पॉइंट 900 पॉइंट का प्रॉफिट है, लेके जाना चाहिए कि नहीं? इंट्राडे ट्रेडर है तो बिल्कुल लेके जाना चाहिए, 1 दिन 2 दिन के ट्रेडर है तो बिल्कुल लेके जाना चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो मार्केट में थोड़ा सा लंबा ट्रेड रखते हैं, तो उनके लिए सलाह रहेगी कि कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो प्योरली ट्रेडिंग के लिए बैट लिया है जिन्होंने, तो 900 पॉइंट काफी बड़ा गेन होता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से भी। हालांकि ब्रेकआउट यहाँ पे फ्रेश बने तो ये मोमेंटम एक्सटेंड भी हो सकता है, और काफी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी आनी है, वो प्ले फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। हो सकता है हम 54,000 के ऊपर भी निकलते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि जो पोजिशनल ट्रेडर है थोड़ा लंबा समय के लिए तो बने रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 53,700 के आसपास, और जो इंट्राडे ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बिल्कुल। 4 पॉइंट हो गए हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के, और इसने 54,000 भी दिखा दिया। फ्लैश लगाइए। अब बैंक निफ्टी पहली बार 53,800 नहीं है, बैंक निफ्टी पहली बार 54,000 है।
आप जितने में 53,800 लिखेंगे इतने तो वो 54,000 लगा चुका है वो। और एक और पॉइंट, 1 मिनट के लिए जरा फ्यूचर्स को यहीं रखना स्क्रीन पर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 350 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है, 350 पॉइंट का। अगर 900 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है तो फ्यूचर्स में बामुश्किल से 400 पॉइंट ऊपर है। और एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, आप जरा नोटिस कीजिएगा, ये मैंने भी अभी अभी देखा तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैं कहता बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। 400 पॉइंट का डिफरेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि आज की तेजी फ्यूचर्स वालों को कुछ नहीं दे रही है। आज की तेजी सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर हो रही है। और ये बैंक निफ्टी आप देख रहे हो कि -1.3 OI के साथ ये चल रहा है। एथिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 53,800 भी नहीं छुआ, जो भी हमारी टिकर टीम ने डाला वो भी नहीं छुआ। आप ट्रेड फ्यूचर्स में ले रहे हो, आप देख स्पॉट में रहे हो। मैं देख रहा हूँ स्पॉट के अंदर 1000 पॉइंट हो गए, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर देख रहा हूँ तो 53,500 550 पे ही घूम रहा हूँ मैं। एक बार जरा स्क्रीन पे दोनों दिखाओ, निफ्टी बैंक का फ्यूचर्स विंडो को दिखा के काट के, तभी तो पता लग पाएगा। मैं बड़े और छोटा किसी को बता रहा हूँ तो कंपेयर जब मैं दोनों को एक साथ खड़ा करूँगा तभी तो बताऊँगा ना प्रोड्यूसर साहब। ऐसे कैसे मैं बताऊँगा कि ये बड़ा है या छोटा है? तो आप दोनों को दिखाओ तो आपको कंपैरिजन दिखेगा। जो 400 पॉइंट का डिस्काउंट में भी आपको दिख रहा है, ये देखिए बैंक निफ्टी 53,900 है और वहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो 53,578 है। शॉर्ट कवरिंग की बदौलत बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स चल रहे हैं। स्पॉट निफ्टी की एडजस्टमेंट्स हुई है इसके अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे पोजीशन नहीं है। डिस्काउंट कहने का मतलब पोजीशन रखना चाहते हैं बट इच्छा शक्ति नहीं है आगे की। कोई भी आदमी आज खड़ा होके फ्यूचर्स के प्राइसिंग नहीं दे रहा है, इसलिए वो डिस्काउंट के प्राइसिंग पे काम कर रहा है, इसलिए फ्यूचर्स नहीं चल रहे हैं। अगर मैं आपको आज 5 लाख रुपए दे दूं और आपसे बोलूं कि बैंक निफ्टी खरीद लो, तो ये जो डिस्काउंट बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप आगे भविष्य में अभी कुछ नहीं देख पा रहे हो। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए शायद मेरे को लगा कि राजेश सर से पता कर लेना चाहिए। और राजेश सर ने भी वही बात बोली कि भाई 1000 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं, फ्यूचर्स के अंदर ऑलरेडी आपको 400 पॉइंट है, तो वैसे देखा जाए तो 1000 पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको और 54,000 हमने लगा दिया पहली बार। ठीक, एक ऑप्शंस का ट्रेड मेरे को चाहिए इस समय कि जिसमें मैं कुछ ना कुछ पोजीशंस बनाऊं। अब मैं 53,000 तो छोड़ चुका। राजेश सर आप ही करो हेल्प इसमें थोड़ा, एक ऑप्शंस का ट्रेड देखे जाओ। ये ऐसे इतनी बड़ी पोजीशंस को कैरी करना बड़ा खतरनाक है। या तो मेरे को आप बैंक निफ्टी में पोजीशंस के प्रॉफिट बुकिंग करवाओ और नहीं तो फिर ऑप्शंस का कोई ट्रेड देके जाओ साथ में। देखिए इतने एलिवेटेड लेवल पे ऑप्शन का ट्रेड ले जाना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कैश और फ्यूचर में डिफरेंस है, तो ये एडजस्ट होगा क्लोजिंग पे प्राइसेस भी। तो हमें लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रीमियम भी एडजस्ट होते हुए दिखेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑप्शन का ट्रेड BTST पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा इस एडजस्ट जंक्चर। और मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है FTSE इंडेक्स रीबैलेंसिंग का भी शायद फ्लो का इफेक्ट है, जो कि हमने देखा है कि आज इंडेक्स में इस तरीके का गैप बना है। तो आई थिंक ऑप्शन का ट्रेड BTST पॉइंट ऑफ व्यू से अब कैरी करना। निफ्टी 450 पॉइंट के आसपास तेज है, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास तेज है। मेरे हिसाब से अब फ्रेश वीक में नया ट्रेड मंडे को ही मार्केट को देख के लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन का ट्रेड की लाइफ बहुत छोटी होती है, उसमें एक दिन का मूव भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें लगता है कि मंडे को ही ट्रेड करना चाहिए उसके लिए। मंडे को ही ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन भले कोई सौदा ना लेके जाएं। देखिए निफ्टी के अंदर भी डिस्काउंट लाया हुआ है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डाइवर्जेंस है, यानी कि उनके फ्यूचर्स उनके स्पॉट के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी में उतना नहीं है, बट बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का 400 पॉइंट का डिस्काउंट बहुत बड़ी बात है। ये टिपिकली एक्सपायरी वाले भी हफ्ते में ही होता है, अगला हफ्ता एक्सपायरी का है। लेकिन आज बैंक निफ्टी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी होने की वजह से ये डिस्काउंटिंग इरप्ट हुई मार्केट के अंदर और फ्यूचर्स वहीं के वहीं खड़े रह गए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 12 बजे का फ्यूचर का रेट और अभी का फ्यूचर का रेट एक जैसा है, लेकिन स्पॉट का रेट 12 बजे में और अभी में 500 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। आपको लग रहा होगा कि सारे टीवी एंकर्स बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है 54,000 हो गया, हमारे तो अकाउंट में पैसे ही नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह है क्योंकि आप लेके बैठे हो फ्यूचर्स, चल रहे हैं स्पॉट, इसलिए ऐसा आपको फील हो रहा है कि मेरे पैसे तो बढ़ नहीं रहे लेकिन बाजार लगातार चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आज काफ़ी अच्छी बंद हुई है, 1700 शेयर है। मार्केट इस हाई पे बनने के बाद भी रेशियो में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है इंडिया विक्स में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। 3-3.5% के आसपास इंडिया विक्स
आज ऊपर जाके बंद हो रहा है, लेकिन ये 13.5-14 से ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा, उससे पहले किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, रिलायंस, HDFC और इन दोनों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पिछले 2 दिनों में, ना केवल बाज़ार को चलाया संभाला, स्पेशली मैं बोलूँगा HDFC और ICICI बैंक को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हफ्ते के हिसाब से अगर आप सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं तो सेक्टोरली मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी आई हुई हैं, और वीकली बेसिस पर अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे तो मेटल्स, IT ये कुछ एक इंडाइसिस हैं जो आज अच्छे चलते हुए दिखे हैं। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पोजीशंस के साथ अगर खड़े हैं तो अपनी पोजीशंस को बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बाज़ार हुआ बंद, और बहुत बधाइयाँ आप सभी को आज फिर से ऑल टाइम हाई लगने की। अब ऑल टाइम हाई तो छोड़ो, अब तो ऐसे लेवल्स पर भी हम आ चुके हैं कि कई बार इन लेवल्स को भी देख के डर लगता है कि सस्टेन कैसे होंगे। तेजस शाह बहुत शुक्रिया, सनी अग्रवाल शुक्रिया, राजेश सर शुक्रिया, अमोल उठावले बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन आगे की राह उतनी आसान नहीं है। स्क्रीन रीडिंग वाले जो जानते हैं ना एनालिस्ट, उन सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बात बोल रहा हूँ, कि यहाँ तक आ तो गए हो आप पहाड़ पे चढ़ के, अब ये समझ में नहीं आ रहा नीचे जाएं कि आगे जाएं, और आगे जाएं तो कैसे जाएं, नीचे जाएं तो कैसे जाएं। आ तो गए हैं, देखा देखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक, एंजॉय कीजिएगा 2 दिन। तेजस भाई जरा डिस्क्लोजर देते जाइए, कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कुछ पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, राजेश सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? तो जिन भी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशंस दी है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। ठीक है, सनी आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? के ऊपर डिस्कशन किया था मैंने, वो हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं नीचे के लेवल्स पर, इसमें मेरे कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ठीक है, अमोल सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों आपके चैनल के साथ इन डिटेल में शेयर किए हुए। ठीक है, डन। 600 पे फ्यूचर्स बंद हुए हैं एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, वैसे अभी एडजस्ट हो जाएगा 2-4 मिनट में और, लेकिन जो मेरे पास अभी स्क्रीन लॉक हुई है उसमें करीब 800 पे बैंक निफ्टी है, तो 200 पॉइंट के डिस्काउंट के साथ है, जो अभी 400 पॉइंट का दिख रहा था, एक झटके में 200 तो हो गया। देखते हैं और एडजस्टमेंट आपको ये 45 के बाद आपको फाइनल फिगर दिख जाएगी। बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, अच्छे से अपना वीकेंड मनाइए सर। ये हफ्ता काफ़ी उथल पुथल वाला था और अगला हफ्ता फिर एक्सपायरी का है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को और अभिषेक को भी इजाज़त दे सकते हैं आप। अपने वीकेंड को अच्छे से मनाइए, एंजॉय कीजिए और घूमे फिरिए, मार्केट की चिंता ना कीजिए। नमस्कार।